हम हमेशा जानते हैं कि प्रोसिक्यूशन को नष्ट करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन एकमात्र हथियार होता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी है कि क्या प्रोसिक्यूशन की हर बात को क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा नष्ट किया जाना जरूरी है? गुस्से और अपमान से भरे आरोपी का, उसके एडवोकेट का हमेशा यह जी करता है कि कंप्लेनेंट के, पुलिस के और पीपी साहब के सबके पुर्जे उड़ा दिए जाएं, उनको भरी कोर्ट में झूठा साबित किया जाए। लेकिन यह भावना अनेक बार आरोपी के लिए आत्मघाती हो जाती है और हम इस बात को एक चलते हुए केस के फैक्ट्स के द्वारा समझना चाहते हैं। एक छोटी सी बात यह है कि ये जो केस हम लेते हैं, वीडियो में ना तो उसका नाम सच होता है, ना स्थान सच होता है और दिनांक में भी थोड़ा बहुत बदलाव कर देते हैं। हम केस की केवल घटनाएं लेते हैं ताकि मूल मुद्दे की बात को भली तरह से समझा जा सके। हम किसी भी अपनी केस फाइल का कुछ भी दुनिया के सामने उजागर नहीं करते हैं। सब आपका सीक्रेट यूं का यूं, जस का तस बना रहता है। एक महिला ने 12 जून 2024 को सुबह 9 बजे पति के साथ झगड़ा करके फर्श साफ करने वाला एक केमिकल पी लिया। उसकी हालत खराब होने पर उसके पति ने उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अस्पताल वालों ने पुलिस को सूचित किया तो तत्काल पुलिस ने वहां आकर 12 जून 2024 को ही महिला का एक बयान ले लिया, उसके ऊपर उसके दस्तखत करवा लिए। 17 दिन तक उस महिला का वहां इलाज चला। इलाज के बाद 29/6/2024 को महिला अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो तब तक उसके माता पिता ने सिफारिश वगैरह लगवाकर पति के खिलाफ एक केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने उसी 12 जून 2024 को, जिस दिन घटना हुई थी, उसी बयान को शिकायत मानते हुए एफआईआर लिख दी और फिर जब 29/6/2024 को, जिस दिन वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी, उसका नया बयान 161 ले लिया। इसके बाद महिला के पति पक्ष और पिता पक्ष के बीच में भयंकर दुश्मनी पैदा हो गई। जैसा कि आमतौर से होता है कि 12/6/2024 वाला बयान सीधा साधा बयान था और पति के ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए गए थे, जबकि 29/6/2024 वाला, यानी कि डिस्चार्ज के बाद वाला बयान पति के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहा था। जो रसायन उस महिला ने पिया था, उसके आधार पर उसकी पूरी आहार नली जल गई थी, तो हमने उसकी लाइन ऑफ डिफेंस यह बनाई कि एफआईआर और 161 के बयान के बीच कॉन्ट्राडिक्शंस और इम्प्रूवमेंट मौजूद हैं। उन्हें कोर्ट के रिकॉर्ड पर दिखाते हुए उसे 145 इंडियन एविडेंस एक्ट, या जो आजकल 143 बीएसए बन गया है, उससे उसको हिट कर दें, क्योंकि एफआईआर और सबसे पहले बयान 161 के बीच के अंतर को कभी भी 162 सीआरपीसी से हिट नहीं किया जा सकेगा। हमने क्रॉस एग्जामिनेशन का पहला भाग आरोपी के पास भिजवाया तो आरोपी पति की तरफ से उसका भाई हमें दिल्ली में आकर मिला और उसने 2 कागजात दिखाए। पहला कागज तो यह था कि घटना वाले दिन ही आरोपी ने पत्नी के खिलाफ एसएसपी को एक शिकायत दी थी कि मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है और आज इसने यह केमिकल पी लिया है। दूसरे कागज के अनुसार महिला 12/6/2024 को भर्ती होने के बाद 23/6/2024 को डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन पति पर केस बनवाने की नीयत से 24/6/2024 को फिर दोबारा से एडमिट हो गई थी और इसके बाद 5 दिन तक अस्पताल में रही और अंत में जाकर 29/6/2024 को फाइनली डिस्चार्ज हुई। आरोपी पति के भाई का कहना था कि हम ये दोनों कागज कोर्ट में प्रूव करवा दें और महिला के खिलाफ धोखाधड़ी और कागजों के फर्जीवाड़े का केस भी दर्ज करवा दें। आपको बताएं कि ये दोनों कागजात जो उसका भाई हमारे पास लेकर आया था, ये चार्जशीट में मौजूद नहीं थे, चार्जशीट का हिस्सा नहीं थे। हमने इस आरोपी के भाई को कहा, क्या कहा यह तो बाद में बताएंगे, पहले आप यह संदेश सुनिए और सोचिए कि इस आरोपी के भाई को क्या समझाया जाना ठीक रहेगा। जब आप किसी झूठे केस में गलती से या भोलेपन से फंस जाते हैं तो हम आपके केस के कागजात देखकर उस केस के समाधान की दिशा आपको बता देते हैं। यदि आप गलत दिशा में जा रहे हो तो भी हम आपको वह बता देते हैं। यदि आवश्यक हो तो आपको इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा अधिक परिपक्व कंसल्टेशन भी दिया जा सकता है। 138 एनआई एक्ट के केसेस में लीगल नोटिस का गलत रिप्लाई देने से पहले भी आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि आपका पूरा केस खराब ना हो। हमारे मेंबर बनकर आप यह सहायता पा सकेंगे। हर एक केस का आरोपी
एक बहुत बड़े भुलावे में जीता है। उसे लगता है और साथ ही उसके परिवार के दूसरे लोगों को भी लगता है कि यह केस उनका अपना केस है और उनसे बेहतर इस केस के तथ्य को कोई अन्य व्यक्ति नहीं जानता है। अनेक आरोपी इसी भुलावे को पूरा जीवन नहीं छोड़ते हैं, पूरे ट्रायल तक नहीं छोड़ते हैं और आखिरकार जेल की कोठरी में 5, 7, 10 साल तक रहकर आना पड़ता है। सही बात तो यह है कि आपके केस को आप नहीं जानते। यदि कोई इस केस को जानता है और कानून के अनुसार अधिकार पूर्वक जानता है तो वह केवल पुलिस आईओ जानता है। यदि आपने कहा कि आपका नाम सूरज है और आईओ ने बताया कि नहीं, आपका नाम तो सलीम खब्बू है, तो आपका पुलिस, कोर्ट और जेल सब जगह का रिकॉर्ड सूरज उर्फ सलीम खब्बू के नाम से बनाया जाएगा। आपने अपनी कोर्ट प्रैक्टिस में अनेक अपराधियों के नाम देखे होंगे। उनमें बहुत सारे एलियस उर्फ करके लगे रहते हैं, जैसे संजय एलियस बॉबी, एलियस नीटू, एलियस छंगा, एलियस नशेड़ी। ऐसा करके उसका पूरा रिकॉर्ड बना दिया जाता है और जितनी बार उसे किसी भी झूठे केस में फंसाया जाएगा उतनी ही बार पुलिस उसका एक और उपनाम उसके रिकॉर्ड में जोड़ देगी। जो कागज पुलिस की चार्जशीट में नहीं है उसे प्रूव करने में डबल एक्सपोजर का नियम लगता है। हमने आपको पहले भी कई बार बताया है। पहले प्रोसिक्यूशन गवाह को वे कागज दिखाने पड़ते हैं, उनके साथ गवाह को कन्फ्रंट करवाना पड़ता है, फिर अपने डिफेंस एविडेंस के दौरान दोबारा एसएसपी दफ्तर की फाइल को मंगवाकर कोर्ट में उसको प्रूव करना पड़ता है। दूसरा कागज जिसमें महिला बीच में किसी तारीख को अस्पताल से डिस्चार्ज हुई और फिर भर्ती हुई, इस कागज को पुलिस और अस्पताल दोनों ही छिपाना चाहेंगे क्योंकि यह उन्होंने जानबूझकर चार्जशीट में नहीं लगाया है। कुछ बात है जिसको वो ऑफ द रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपको पुलिस और अस्पताल दोनों को पहले तो उनको झूठा प्रूव करना पड़ेगा और तब जाकर यह अस्पताल वाला कागज रिकॉर्ड पर आ पाएगा। सवाल है कि इस कागज से क्या इतना बड़ा कोई कानूनी फायदा आरोपी को होने वाला है जिसके लिए जमीन आसमान एक करके तब इस कागज को प्रूव किया जाए। इससे आखिर हमें मिलने क्या वाला है। कोर्ट का अटल सत्य है और आप में से हर व्यक्ति को रट लेना चाहिए कि आपको केवल और केवल कागजों के उस बंडल से बाहर निकलना है जिसे चार्जशीट कहकर आईओ ने कोर्ट फाइल में लगा दिया है। कोर्ट और पुलिस दोनों उस चार्जशीट से बंधे हुए होते हैं। चार्जशीट से बाहर ना तो पुलिस जा सकती है और ना ही कोर्ट जा सकता है। और यदि कोई आरोपी उस चार्जशीट से बाहर जाना चाहता है तो यह उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी साबित होती है और यह उसको तब पता लगता है जब वह लाखों रुपये और कई वर्षों का समय इस सनक में खपा चुका होता है। अपनी आजादी के लिए केवल इस चार्जशीट से बाहर निकलना है, इसके अलावा किसी दूसरी चीज की ओर तो बिल्कुल भी देखा नहीं जाना चाहिए। वर्तमान केस में पुलिस ने महिला के पिता या दूसरे परिवार वालों की उपस्थिति अस्पताल में बिल्कुल नहीं दिखाई थी। सारे बिल और तमाम दवाइयों की खरीदी पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि आरोपी ने महिला को पूरी तरह से संभाला है, उसकी देखभाल की है, उसके इलाज में पैसे खर्च किए हैं। कोर्ट की प्रिजम्पशन यह होने वाली है कि यह तो देखभाल करने वाला पति है। महिला के माता पिता तो किसी एक कागज पर दस्तखत तक करने नहीं आए हैं। 17-18 दिन उसका अस्पताल में इलाज चला है, लेकिन एक बार भी उसके माता पिता वहां पर दिखाई नहीं दिए हैं। कागजों में तो ऐसा ही दर्ज है। कोर्ट आरोपी को एक भले आदमी के रूप में देखने वाला है, तो ये आरोपी के भाई महाशय यह कैसा कागज लेकर हमारे पास पहुंच गए हैं। इस वर्तमान केस में आरोपी को केवल यह साबित करना है, पहली बात कि महिला ने उस केमिकल लाइजोल को खुद पिया था। दूसरी बात, आरोपी पति का इसमें कोई हाथ नहीं था, उसने महिला को लाइजोल पीने के लिए उकसाया नहीं था। और तीसरी बात, तमाम आरोप एफआईआर के 2-3 सप्ताह बाद डिस्चार्ज होने के समय झूठे रूप से लगाए गए हैं। जिस समय इलाज के लिए वह महिला अस्पताल में भर्ती हुई, कोई आरोप भी उसके द्वारा नहीं लगाया गया था। इन 3 बातों में यह कंप्लीट चार्जशीट टूट जाने वाली है। और मजा देखिए कि यदि आप कुछ चतुराई से 145 इंडियन एविडेंस एक्ट को प्रयोग कर सकें तो यह केवल एफआईआर और बयान 161 दिनांक 29/6/2024 के बीच की बातों से ही साबित हो जाएगा। 145 के लिए भी आपको कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उचित स्थान पर किया गया एक छोटा सा छेद एक बहुत बड़े जलयान को डुबा सकता है।
प्रोसिक्यूशन के जलियान को नष्ट करने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि उसका एक एक पाया, एक एक पिलर, शहतीर, तख्ता, इन सब को तोड़ा जाए। केवल एक छोटा सा छेद पर्याप्त है। छेद कहां करना होगा यह इंडियन लीगल सिस्टम से पूछा जा सकता है, उसके मेंबर बनकर सवाल किया जा सकता है। यह ध्यान रखें कि बहुत लोग खुद को कानून का पंडित कहकर आपको नीली गाड़ी में चुपचाप बैठा देते हैं। इसलिए अपने केस का कानून खुद ही सीखोगे तो बात बनेगी और आप वहां से जेल से छूट पाओगे। किसी दूसरे के सिखाए गलत तरीकों से गलत कागजात लगाने के लिए आप कोर्ट को बार बार परेशान करोगे तो यह परेशानी आपके सिर पर मर दी जाएगी। नियम नोट कर लीजिए। ट्रायल के दौरान जब तक आपके पास अकाट्य सबूत, बैलगाड़ी भरकर पैसा और बहुत सारा खाली वक्त ना हो तो आप अपने क्रॉस को चार्जशीट से बाहर ना ले जाएं। ले जाएंगे तो खुद अपने पैरों में जाल बुन लेंगे जिसमें आप उलझकर गिर जाएंगे। इंडियन लीगल सिस्टम की मेंबरशिप शुरू की जा चुकी है। अब जल्द ही इंडियन लीगल सिस्टम की वीडियोस 2 प्रकार की हुआ करेंगी, सब लोगों की साझा वीडियो और मेंबर्स की स्पेशल वीडियोस। आप लोग सब वीडियोस को देखने के लिए गोल्ड मेंबरशिप का चुनाव कर सकते हैं। कुछ समय के बाद इंडियन लीगल सिस्टम का रंग रूप काफी बदल जाने वाला है। एक्सक्लूसिव लीगल इनसाइट्स को अनलॉक करें, YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन करें। कल्पना करें कि आप कानूनी विशेषज्ञता, गहराई से किया गया केस का विश्लेषण और कानूनी चर्चाओं के विशिष्ट वीडियोस देख पा रहे हैं। साथ ही किसी निश्चित दिन पर अपनी पसंद से चैनल एडमिन से कानूनी बातों पर चर्चा कर पा रहे हैं और अपने कमेंट्स के वे खास उत्तर ले पा रहे हैं जो आपको प्राथमिकता के आधार पर चाहिए। तो यह सब कुछ आपको सोने पर सुहागे के जैसा लगने वाला है। यह सब कुछ आपकी गोल्ड मेंबरशिप में आपको मिलने वाला है। केवल इतना ही नहीं बल्कि आप गोल्ड मेंबर बनकर स्वयं भी उन सब चीजों के बारे में हमें बता सकते हैं जो आपको इस मेंबरशिप में चाहिए। आप हमें सुझाव भी दे पाएंगे कि इस चैनल को कैसे अपने व्यूअर्स के लिए अधिक उपयोगी बना पाएं। हमारे YouTube चैनल की गोल्ड मेंबरशिप को ज्वाइन करें ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर कम्युनिटी का निर्माण कर सकें।